कलेक्टर प्रिया शर्मा की जिंदगी हमेशा से ही दो दुनिया के बीच झूलती रही थी। एक तरफ वह जिले की सबसे शक्तिशाली अधिकारी थीं, कागजों पर हस्ताक्षर करती, मीटिंग्स में फैसले लेती और सिस्टम को चलाती। दूसरी तरफ उनके दिल में वह पुरानी प्रिया बसी हुई थी, जो गरीबी की छाया में बड़ी हुई थी। उनके पिता एक साधारण किसान थे, जो सालों तक पुलिस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। एक छोटी सी गलती पर थाने में घंटों तंग किया गया, रिश्वत मांगी गई और आखिरकार दिल का दौरा पड़ने से दुनिया छोड़ गए। उस वक्त प्रिया महज 10 साल की थी, लेकिन वह दृश्य उनकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। मां रोती हुई, भाई बहन भूखे और पुलिस वाले हंसते हुए। यही दर्द प्रिया को आईएएस बनने की प्रेरणा बना। अब जिले की कलेक्टर बनकर वह अक्सर साधारण कपड़ों में निकलती, ताकि सिस्टम की सच्चाई खुद देख सकें। उनकी छोटी बहन रिया, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत थी। रिया की मासूमियत प्रिया को याद दिलाती थी कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है, लेकिन उसे बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। उस दिन सुबह का मौसम सुहाना था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की सड़कें अभी अभी जाग रही थीं। प्रिया ने जानबूझकर अपनी सरकारी कार छोड़ दी थी। वह रिया के साथ साइकिल रिक्शा पर सवार हुई, साधारण गुलाबी कुर्ता और सलवार पहने, सिर पर दुपट्टा लपेटे और पैरों में पुरानी चप्पलें। रिया उत्साहित थी। दीदी, आज मुझे वैसा ही लहंगा दिलाओ ना, जैसा मां पहनती थी। याद है होली पर? प्रिया मुस्कुराई, लेकिन मन में एक टीस उठी। मां की यादें हमेशा दुख और प्रेरणा का मिश्रण होती। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आज हम बाजार घूमेंगे, जैसे पुराने दिनों में। रिक्शा वाला एक बुजुर्ग आदमी था। नाम था रामलाल। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में एक उम्मीद की चमक। वह धीरे धीरे पैडल मार रहा था और रास्ते में छोटी मोटी बातें कर रहा था। बहन जी, आज मौसम अच्छा है ना, लेकिन ट्रैफिक बढ़ गया है। प्रिया ने हामी भरी, लेकिन उनका ध्यान शहर की हकीकत पर था। गरीबों की जिंदगी कितनी मुश्किल है और ऊपर वाले कितने बेखबर। अचानक एक चेक पोस्ट पर रिक्शा रुक गया। सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव, एक मोटा ताजा आदमी वर्दी में, हाथ में बैटन लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर वह घमंड था जो सत्ता की नशे में चढ़ा होता है। रोक, कागज दिखा, उसने रिक्शा वाले से कहा। रामलाल ने झुककर कागज निकाले, लेकिन विक्रम ने तुरंत कमियां गिनानी शुरू कर दी। फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ है? प्रदूषण जांच नहीं हुई, इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया लगता है, चालान कटेगा 5,000 का। रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, साहब गलती हो गई, कागज घर पर रह गए, कल सुबह थाने आकर दिखा दूंगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, घर में बीमार बच्चा है, दवा के लिए निकला हूं, कृपा करो साहब। उसकी आवाज में इतनी विनम्रता थी कि प्रिया का दिल पिघल गया। वह सोच रही थी, यह आदमी रोज सुबह निकलता है, पसीना बहाता है, सिर्फ परिवार के लिए, और यहां यह पुलिस वाला। विक्रम हंसा, एक क्रूर हंसी। कल? आज दे 1,500 रुपए, चालान बच जाएगा, नहीं तो रिक्शा जब्त। रामलाल की आंखें नम हो गईं। साहब, दिन की शुरुआत है, अभी एक भी सवारी नहीं मिली। कल की कमाई से बच्चे की दवा ली थी, घर में रोटी का इंतजाम मुश्किल से होता है, कहां से दूं? विक्रम ने ताना मारा। कल की कमाई उड़ा दी क्या? शराब पी ली? वही दे दे, गरीब बनकर मत रो। प्रिया चुपचाप पीछे बैठी सब सुन रही थी। उनका दिल दुख से भर आया। यह दृश्य उन्हें पिता की याद दिला रहा था। वही थाना, वही रिश्वत की मांग, वही अपमान। रिया ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया, डर से। रामलाल फिर बोला, साहब मेरा परिवार है, बीवी बीमार रहती है, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, यह रिक्शा मेरा सब कुछ है। अगर जब्त कर लिया तो हम भूखे मर जाएंगे। आगे से कभी गलती नहीं होगी, कागज हमेशा साथ रखूंगा। विक्रम का धैर्य चुक गया। वह चिल्लाया, अबे कंगाल भिखारी, 1,500 दे या रिक्शा यहां छोड़ और पैदल जा। तेरी औकात क्या है मुझसे बहस करने की? रामलाल ने विरोध किया। साहब, मैंने क्या अपराध किया है जो रिक्शा जब्त? विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रामलाल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज गूंजी। रामलाल का चेहरा लाल हो गया और आंसू बह निकले। वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में वह दर्द था जो सालों की मेहनत को कुचलता है। यह देख प्रिया का खून खौल उठा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। वह रिक्शा से उतरकर विक्रम के पास गई। आपको इस बुजुर्ग को थप्पड़ मारने का क्या हक है? वह मेहनत से जीता है,
उसके परिवार का चूल्हा इसी से जलता है। गलती हुई तो चालान काटो, लेकिन रिश्वत और मार, यह कैसा कानून है जहां गरीब की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है? प्रिया की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। विक्रम ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा। साधारण कपड़े, कोई चमक दमक नहीं। उसे लगा कोई आम औरत है जो ज्यादा बोल रही है। वह भड़क उठा। तू मुझे सिखाएगी? बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ज्यादा बकवास की तो तुझे भी थाने ले जाऊंगा। निकल यहां से। प्रिया शांत रही, लेकिन अंदर तूफान था। वह बोली, पुलिस हो तो लोगों की रक्षा करो, न कि लूटो। यह आदमी अपना पेट पालने निकला है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी वर्दी तुम्हें भगवान नहीं बनाती। विक्रम आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में प्रिया को थप्पड़ मार दिया। दर्द से ज्यादा अपमान का घाव गहरा था। प्रिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह रोई नहीं। सोच रही थी, कितनी औरतें ऐसे अपमान सहती होंगी चुपचाप, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं। रिया डर से रोने लगी। दीदी, विक्रम गरजा, तू कानून सिखाएगी? तेरी बहन के साथ तुझे जेल में सड़ा दूंगा। चल ऑटो लेकर भाग यहां से। रामलाल डरा हुआ था। वह चुपचाप रिक्शा स्टार्ट करने लगा। प्रिया ने गुस्सा दबाया, अपनी पहचान छिपाई। वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी, क्योंकि देखना चाहती थी कि यह भ्रष्टाचार कितना गहरा है। क्या सिर्फ विक्रम है या पूरा सिस्टम सड़ा हुआ? रिक्शा आगे बढ़ा, लेकिन प्रिया का मन उदास था। रिया ने पूछा, दीदी, वह पुलिस वाला इतना बुरा क्यों था? हमें क्यों मारा? प्रिया ने रिया को गले लगाया। बेटा, दुनिया में कुछ लोग सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। बाजार पहुंचे। वहां की भीड़, दुकानों की चमक, लेकिन प्रिया के मन में अंधेरा था। उन्होंने रिया के लिए सुंदर लहंगे खरीदे, लाल, हरा, नीला। हर कपड़े को छूते हुए प्रिया सोच रही थी, यह खुशी कितनी नाजुक है। अगर सिस्टम ऐसा रहा तो रिया जैसी कितनी लड़कियां टूट जाएंगी। रिया खुश थी, लेकिन प्रिया बाहर से मुस्कुराती रही। अंदर ठान लिया, इस विक्रम को सबक सिखाना होगा। उन सब के लिए जो चुपचाप सहते हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। बाजार से लौटते हुए प्रिया ने रामलाल से बात की। भाई साहब, आपका दर्द मैं समझती हूं। कल थाने जाऊंगी, देखूंगी क्या होता है। रामलाल ने आंखें पोंछी। बहन जी, आप जैसी अच्छी आत्माएं हैं, तभी दुनिया चल रही है। घर लौटकर प्रिया रात भर सो नहीं सकी। पिता की तस्वीर देखती रही। मां की यादें आईं। पापा, आप कहते थे न्याय मिलेगा, लेकिन कब? उन्होंने सोचा, थाने जाकर पूरा माहौल देखूं। अगर सारा थाना भ्रष्ट है तो जड़ से सफाई जरूरी। अगले दिन सुबह उन्होंने साधारण नीला सूट पहना, बाल खुले छोड़े और थाने पहुंची। थाना पुराना था। दीवारें फटी हुई, कुर्सियां टूटी। अंदर इंस्पेक्टर संजय पटेल कुर्सी पर लेटे हुए थे, पैर टेबल पर, मोबाइल पर वीडियो देख रहे। उनके आसपास कुछ सिपाही हंस रहे थे। प्रिया अंदर गई। सर, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। मेरे घर के पास चोरी हुई है। संजय ने बिना देखे टोका। किसकी रिपोर्ट? यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 4,000 रुपए है। पैसे लाई हो? नहीं तो फौरन निकलो। प्रिया स्तब्ध रह गई। उनका दिल धड़का। यह खुलेआम रिश्वत? सर, रिपोर्ट मुफ्त है। रिश्वत क्यों मांग रहे हो? यह गलत है, कानून के खिलाफ। संजय उठा, उन्हें घूरा। तुझे ज्यादा पता है कानून का। यहां हमारा कानून चलता है। बकवास मत कर, वरना अंदर कर दूंगा। तू लगती है किसी गरीब बस्ती की। प्रिया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, लेकिन उन्होंने पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव कहां है? संजय चिढ़ गया। क्यों? उससे क्या काम? खुद जा बात कर। रिपोर्ट नहीं बनेगी बिना पैसे। प्रिया ने दृढ़ता से कहा, रिपोर्ट दर्ज करो, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं। संजय जोर से हंसा, उसके साथ सिपाही भी। धमकी दे रही है? तू क्या कर लेगी? लगती है झाड़ू पोंछा करने वाली। निकल, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। प्रिया की आंखें भर आईं, नहीं अपमान से, बल्कि उन सब गरीबों की सोचकर जो यहां आते होंगे उम्मीद लेकर और टूट कर लौटते होंगे। वह सोच रही थी, कितने परिवार ऐसे अपमान से गुजरते होंगे, कितने सपने कुचले जाते होंगे। मन में ठाना, इनकी सारी करतूतें उजागर करूंगी, लेकिन पहले और देखूं। उन्होंने फिर कहा, सर, एक बार सोचो, जनता तुम्हारे भरोसे आती है। अगर तुम ही रिश्वत मांगोगे तो न्याय कहां से मिलेगा? संजय भड़क उठा। बहुत बोल रही है। सिपाहियों, इसे बाहर करो। 2 सिपाही आए, लेकिन प्रिया पीछे नहीं हटी। वह बोली, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा समय आ रहा है।
बाहर निकलकर प्रिया ने गहरी सांस ली, आंखें पोंछी और अपना मोबाइल निकाला। उन्होंने अपने विश्वसनीय आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को फोन किया। मैं थाने में हूं, मेरी कार लेकर आओ और टीम के साथ। आज सिस्टम की सफाई होगी। फोन रखकर वह दोबारा थाने में घुसी। संजय ने देखा तो गरजा, फिर आई? अब तो जेल में डालूंगा, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। प्रिया की आवाज कांपी लेकिन दृढ़ रही। रिपोर्ट दर्ज करो। अगर पुलिस ही जनता को तंग करेगी तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? कितने लोग यहां से टूट कर जाते होंगे, उनके दर्द का क्या? संजय चिल्लाया, 4,000 दे वरना बाहर। प्रिया मुस्कुराई लेकिन आंसू छिपाते हुए, कानून में कहीं पैसा लिखा है? तुम कानून तोड़ रहे हो। अगर रिपोर्ट न की तो सख्त कार्रवाई होगी। तुम खुद को बड़ा समझते हो लेकिन अंदाजा नहीं कि क्या होने वाला है। संजय तिलमिलाया, सिपाहियों को इशारा किया, इसको पकड़ो, बाहर फेंको और अगर जरूरत पड़े तो सबक सिखाओ। सिपाही प्रिया की तरफ बढ़े ही थे कि थाने के दरवाजे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबकी नजरें मुड़ी। अंदर आ रहे थे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का दल। उनके पीछे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। थाना जैसे जमा हो गया। एक आईपीएस अधिकारी ने गुस्से में संजय पर नजर डाली। बेहूदे इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो? अब तुम्हारी वर्दी उतरेगी और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। संजय के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। वह हकलाया, साहब, ये लड़की, वह परेशान कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह सफाई देता, प्रिया आगे बढ़ी। उनका चेहरा अब तेज और दृढ़ था, आंखों में आग। चुप रहो संजय, यह लड़की नहीं, मैं जिले की कलेक्टर हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहां आम जनता के साथ कैसा बर्ताव होता है। तुम्हें लगता है यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है? कितने गरीबों का दर्द तुमने बढ़ाया होगा, कितनी आवाजें दबाई होंगी। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिन 2 सिपाहियों ने प्रिया को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर से पीछे हट गए। आईएएस अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर संजय को हिरासत में लो। 1 सेकंड की देरी नहीं। संजय गिड़गिड़ाने लगा। उसके चेहरे पर पछतावा था, लेकिन देर हो चुकी थी। वह रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, एक मौका दीजिए। प्रिया की आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई, लेकिन उनका दिल दुखी था, क्योंकि ऐसे लोग खुद को पीड़ित दिखाते हैं लेकिन दूसरों के दर्द को भूल जाते हैं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, गलती एक बार होती है, तुम्हारी आदत है, अपराध है। तुमने कितनों के दिल तोड़े, कितने घर उजाड़े। जनता की आवाज दबाना, महिला का अपमान करना, यह गलती नहीं, पाप है। सस्पेंड करो इन्हें, हथकड़ी लगाओ। आईपीएस ने इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े। संजय के हाथों में हथकड़ी लगाई। थाना परिसर में सन्नाटा छा गया। संजय रो रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था। तभी थाने के मेन गेट से विक्रम यादव अंदर आया। वह घबराया हुआ था, शायद किसी सूचना से। उसके चेहरे पर पसीना था। जैसे ही उसने प्रिया को देखा, उसके होश उड़ गए। सड़क वाला दृश्य घूम गया। वह थप्पड़, वह अपमान। वह सोच रहा था, यह लड़की यहां जरूर शिकायत की होगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि प्रिया कौन है। वह कांपते स्वर में बड़े अधिकारियों से बोला, सर, यह लड़की 1 नंबर की लफंगी है। कल सड़क पर एक रिक्शा वाले का चालान काट रहा था तो ये बीच में आई, मुझसे भिड़ गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी। मैंने कुछ कहा तो डीएम ऑफिस में कंप्लेंट कर दी। आपने संजय को गिरफ्तार किया, लेकिन इसे गिरफ्तार करो। थाने में सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध। आईपीएस अधिकारी गुस्से में आया। उसने विक्रम के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर विक्रम, हद में रहो। तुम नहीं जानते कि यह महिला कौन है। विक्रम का दिल जैसे रुक गया। वह कांपते हुए बोला, सर, क्या बोल रहे हो? आखिर यह मैडम कौन है? प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज गूंजती हुई, याद है वह थप्पड़? आज वह तुम्हारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। तुमने सोचा एक आम औरत को नीचा दिखाकर जीत गए, लेकिन वह थप्पड़ मेरी आत्मा पर नहीं पड़ा, बल्कि तुम्हारे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा जो तुमसे न्याय उम्मीद करती है। कितने रामलाल जैसे लोग रोज अपमानित होते होंगे, कितने परिवार टूटते होंगे। विक्रम का चेहरा फीका पड़ गया, होंठ कांप रहे थे। प्रिया जारी रही। उनकी आवाज में दर्द की गहराई थी। आज मैं सिर्फ कलेक्टर बनकर नहीं आई,
बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं। चाहे सड़क हो, थाना हो या दफ्तर। तुम्हें लगा वर्दी पहन ली तो भगवान बन गए, लेकिन आज पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है। थाने में ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो समय रुक गया हो। विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन पछतावा देर से आया। प्रिया ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। कांस्टेबल, विक्रम को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो, सस्पेंशन रिपोर्ट बनाओ। आईपीएस ने इशारा किया। सिपाही आए। विक्रम के हाथों में हथकड़ी लगी। वह गिड़गिड़ाया, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने नहीं पहचाना, मेरी गलती थी। प्रिया ने बीच में काटा, कानून पहचान नहीं पूछता विक्रम, तुम्हारी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा। अब अदालत फैसला करेगी। पूरा थाना सुन रहा था। पहली बार सबके दिमाग में यह बात घर कर गई। अब इस जिले में जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसकी जगह सलाखों के पीछे है। संजय और विक्रम को हथकड़ी में बाहर लाया गया। बाहर भीड़ जमा हो गई थी। लोग फुसफुसा रहे थे, क्या हो रहा है, पुलिस वाले गिरफ्तार? आईपीएस ने मीडिया को बुलाया। साफ साफ कहा, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती की सजा मिलेगी। भीड़ ने ताली बजाई। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, जैसे कोई ऐतिहासिक पल। रामलाल भी वहां पहुंच गया था, किसी ने बता दिया। वह प्रिया के पैर छूने लगा। बहन जी, आप देवी हैं। प्रिया ने उसे उठाया। नहीं भाई, मैं आपकी तरह हूं, बस लड़ रही हूं। दोनों को जीप में बैठाकर जेल ले जाया गया। रास्ते में विक्रम बड़बड़ाता रहा, काश उस दिन थप्पड़ न मारा होता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। संजय रो रहा था, परिवार की याद में। जेल के गेट पर जेलर खुद आया। प्रिया और आईपीएस ने आदेश दिया, इन्हें कैदी बनाओ, आज से ये अफसर नहीं, अपराधी हैं। वर्दी उतरवाई गई। सफेद कैदी वाले कपड़े पहनाए। चेहरों पर शर्म, गुस्सा, पछतावा, सब एक साथ। लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया। संजय रोया, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे? विक्रम ने दीवार पर सिर टेका। उस थप्पड़ ने सब छीन लिया। काश समय पीछे जाता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद जिले में बदलाव आया। प्रिया ने थानों में सुधार अभियान चलाया, ट्रेनिंग, निगरानी और जनता से फीडबैक। रामलाल को नया रिक्शा दिलवाया, उसके परिवार की मदद की। रिया ने कहा, दीदी आप हीरो हैं। प्रिया मुस्कुराई, नहीं बेटा, हीरो वे हैं जो चुपचाप लड़ते हैं। हम सबको आवाज उठानी होगी। और इस तरह एक थप्पड़ ने न सिर्फ 2 अफसरों को सबक सिखाया, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला दिया। न्याय की रोशनी फैली, हर दिल को छूती और उम्मीद जगाती।